नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के राजभवन घेराव की, विपक्ष के गठबंधन को लेकर पवार के दावे की, जानेंगे ट्विटर ने क्यों ब्लॉक किया था रविशंकर का अकाउंट, और उमर ने कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति को लेकर क्यों उठाए सवाल। बात करेंगे ऑक्सीजन पर बीजेपी के दावे पर उठते सवालों की, नीतीश सरकार की मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का मंथन, राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। 2020 की शुरुआत में होने हैं यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। देश में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर पीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, वैक्सीन नीति में बदलाव कर सकती है सरकार। 21 जून के बाद से देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बड़ा दांव खेल सकती है मायावती, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है बीएसपी। जल्द ही इस गठबंधन का हो सकता है ऐलान। पंजाब में अकाली दल के साथ पहले ही गठबंधन कर चुकी है बीएसपी। T20 वर्ल्ड कप के भारत में होने की संभावनाएं हुई कम, बीसीसीआई का संकेत, भारत की जगह यूएई में खेला जा सकता है विश्व कप। आईपीएल के मुकाबले पहले ही यूएई शिफ्ट कर चुका है बीसीसीआई। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को 7 महीने हो चुके हैं। आज किसानों ने देश भर में राजभवनों के घेराव का ऐलान किया था। किसानों की मांग है कि सरकारों को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने होंगे। जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानेगी, उनका आंदोलन चलता रहेगा। तो किसानों के आंदोलन का आज कहां देखा गया असर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डर पर देश भर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या यहां सबसे ज्यादा है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि तीनों नए कृषि कानून वापस हों और एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए। सरकार किसानों की एक भी मांग मानने को तैयार नहीं है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये अपील जरूर की कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों को अब अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। जबकि किसानों का कहना साफ है कि पहले कृषि कानून रद्द हो, उसके बाद ही किसान घर वापस जाएगा। आज किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए और किसानों ने आज देश भर में राजभवन पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हरियाणा के पंचकूला में देखा गया। यहाँ बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए निकले। किसानों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान किसी के रोके नहीं रुके। किसान चंडीगढ़ से करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर पहुँचे। राजभवन के पास उन्हें रोक दिया गया, जहाँ किसानों ने गवर्नर के नाम ज्ञापन डीसी को दिया और वहाँ से वापस लौट गए। आज के प्रदर्शन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया है। इन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पिछले 7 महीने से ज्यादा समय से कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा। सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर भी आज किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल सहित कई राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ा है, तो विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। लोकसभा चुनावों में अभी भले ही 3 साल हैं, लेकिन विपक्ष अभी से ही महागठबंधन तैयार करने की कोशिश में है। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर अभी से सवाल पूछे जाने लगे हैं। और शरद पवार ने आज साफ कर दिया कि कौन सा दल कर सकता है विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व। तो क्या कहा है पवार ने, देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी की तैयारी है। किसान आंदोलन, जीएसटी, महामारी के दौरान सरकार की असफलता सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। इस बीच पवार के घर पर 8 विपक्षी दलों के नेता जुटे। पवार भले ही दावा कर रही हैं कि बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय गठबंधन तैयार करना नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अभी शुरुआत है और इसमें और भी दलों को जोड़ा जाएगा। और शरद पवार ने भी आज इस ओर इशारा किया है। पवार ने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ बनाए जाने वाले गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व होना जरूरी है।
हमें सामूहिक नेतृत्व की भावना के साथ ही आगे बढ़ना होगा। गठबंधन में मेरी भूमिका सिर्फ मार्गदर्शन की होगी, लेकिन साथ ही पवार ने ये भी कहा कि अभी हमने केंद्र सरकार के खिलाफ वैकल्पिक गठबंधन बनाने पर विचार नहीं किया, लेकिन भविष्य में ये बन सकता है। बीजेपी के खिलाफ कोई भी गठबंधन बनेगा तो उसमें कांग्रेस को साथ लेना ही होगा। मैंने बैठक में भी ये बात कही थी। पवार की बातों का समर्थन शिवसेना ने भी किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम चल रहा है। कांग्रेस इस गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा शासन के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देना है। कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों का कोई भी गठबंधन अधूरा होगा। वैसे पवार के घर हुई बैठक में शिवसेना को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन दोनों पार्टियां ये स्वीकार करती हैं कि बीजेपी को कांग्रेस की मदद के बिना रोका नहीं जा सकता। सरकार मुश्किल में है। एक ओर किसान रोज नई नई रणनीतियां बनाकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया साइट ट्विटर की ओर से भी सरकार की परेशानी अलग से बढ़ा दी गई है। ट्विटर अमेरिका के कॉपीराइट कानून को लेकर सरकार को आंखें दिखा रहा है। शुक्रवार को तो ट्विटर ने देश के कानून मंत्री का अकाउंट ही 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। अब ट्विटर ने यह साफ कर दिया है कि किस पोस्ट को लेकर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किया गया था ब्लॉक। देखिए रिपोर्ट। नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को करीब 1 घंटे तक बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसकी असली वजह अब सामने आ गई है। म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान का गाना माँ तुझे सलाम और सोनी म्यूजिक की वजह से रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए लॉक हुआ। किसी केंद्रीय मंत्री के खाते पर इस तरह से रोक लगाने का ये पहला मामला है। DMCA नोटिस की माने तो ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के जिस ट्वीट पर एक्शन लिया है वो ट्वीट 2017 का है। लूमेन डेटाबेस दस्तावेज के मुताबिक DMCA संबंधी नोटिस 24 मई 2021 को भेजा गया और ट्विटर को 25 जून 2021 को मिला। लुमेन डेटाबेस एक स्वतंत्र अनुसंधान परियोजना है जिसके तहत ट्विटर द्वारा अपनी साइट पर रोक लगाई जाने वाली सामग्री सहित अन्य का अध्ययन किया जाता है। बता दें कि ये पोस्ट रविशंकर प्रसाद के ट्विटर पर संबंधित पोस्ट में 1971 के युद्ध की विजय वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना की श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो डाला गया था। वीडियो के बैकग्राउंड में AR रहमान का गाना माँ तुझे सलाम बज रहा था। इस गाने का कॉपीराइट सोनी म्यूजिक के पास है। बताया जा रहा है कि सोनी म्यूजिक ने इस गाने पर कॉपीराइट का दावा किया और ट्विटर की नज़र में इस पोस्ट को कथित रूप से कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन माना गया। अब सरकार ने ट्विटर की इस हरकत पर ट्विटर को फटकार लगाई। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो सरकार और ट्विटर ही जानता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। क्या ट्विटर को भारत सरकार के आगे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे या वो अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा? कानून को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ट्विटर अभी भी भारतीय कानून मानने को लेकर हिचकिचाहट दिखा रहा है। दूसरी ओर कानूनी बदलावों को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार के बीच हल नहीं निकल पा रहा है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किए उसे लेकर वहां के राजनीतिक दलों में भी अभी भी गुस्सा देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि इस सरकार से तो राहत की उम्मीद भी नहीं है, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो क्यों मोदी सरकार से नाउम्मीदी दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला? देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली बार कश्मीरी नेताओं से मुलाकात की, जिसमें कई नेता शामिल होने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में शामिल हुए और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। हालांकि अभी सिर्फ ये साफ हो पाया है कि जम्मू कश्मीर में मार्च में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी मुद्दे पर सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बता दें कि कश्मीर में परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को कश्मीर के 14 नेता PM मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है, मगर ये उम्मीद करना कि मौजूदा सरकार इसे बहाल करेगी ये मूर्खता होगी। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं की इस मांग पर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा
कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, फिर चुनाव कराया जाए। उमर ने मोदी सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। वैसे बीजेपी के दावे कई बार उसकी खुद की परेशानी बन जाते हैं। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर लगाया गया वो आरोप भी अब सवालों में आ गया है, जिसमें पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि राजधानी में संक्रमण का जब पीक चल रहा था, तब केजरीवाल सरकार कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को बड़ा चढ़ाकर बता रही है। लेकिन जिस रिपोर्ट का हवाला बीजेपी दे रही है, उसे रिपोर्ट को कमेटी के सदस्य ही सही नहीं बता रहे हैं। तो क्यों अपने ही दावे पर घिर गई बीजेपी? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आरोपों का दौर चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की जरूरत बताई, जिसका नुकसान दूसरे राज्यों को हुआ। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की अंतरिम रिपोर्ट का भी बीजेपी ने हवाला दिया। लेकिन अब इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम कर लें। आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। केजरीवाल का ये बयान तब आया जब ऑक्सीजन को लेकर बनाई गई जांच कमेटी का नेतृत्व करने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया कि ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरतों को बढ़ाकर बताया था। ऑक्सीजन ऑडिट एक अंतरिम रिपोर्ट है और हमें अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुलेरिया के बयान से ये साफ हो गया है कि जिस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार को घेरने में जुटी हुई थी, वो रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है। और आपने भी बीजेपी के दावों को लेकर यही कहा था कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी शोर मचा रही है। बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली में पार्टी ऑक्सीजन को लेकर अपने ही दावे पर घिरती दिख रही है, तो बिहार में उसके समर्थन से चल रही नीतीश कुमार की सरकार मुश्किल में दिख रही है। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है। तो क्यों मुश्किल में फंसी दिख रही है नीतीश सरकार? देखिए रिपोर्ट। लालू यादव के बिहार पहुंचने के साथ ही अब बिहार की राजनीति में उथल पुथल सी मच गई है। नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं, तो वही आरजेडी अब नीतीश कुमार को कोई मौका नहीं देना चाहती। सरकार मामूली बहुमत और 4 दलों के गठबंधन के सहारे चल रही है और चारों दलों के आपसी मनमुटाव के कारण सरकार हमेशा मुश्किलों में बनी रहती है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा, घबराइए मत सरकार, ये सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार गिरने का दावा तेजस्वी ने यूं ही नहीं किया है, बल्कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी के बीच जिस तरह से तल्खियां दिखाई दे रही हैं, उससे इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही अपनी सरकार से खुश नहीं है। इस बीच तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता भी दे दिया है। हालांकि अभी तक चिराग ने तेजस्वी के न्योते को कबूल नहीं किया है। यदि चिराग पासवान तेजस्वी से हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बहुत मुश्किल आ सकती है। चिराग को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने 5 जुलाई को होने वाला रामविलास पासवान का जन्मदिन मनाने का ऐलान भी किया है। अब देखना है कि तेजस्वी के दावों में कितना दम है। और बुलेटिन के आखिर में बात अगले महीने से शुरू होने वाले बदलावों की। जुलाई महीने की 1 तारीख को कई नियम बदल रहे हैं। इनमें से कई आपकी जेब पर भी सीधा असर डालेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम और चेक से संबंधित कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर सर्विस चार्ज बदल रहा है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के नियम भी बदल रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। वहीं टैक्सेशन में भी बदलाव हुआ है। जुलाई शुरू होने में सिर्फ 4 दिन का समय है, तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम अगले महीने की 1 तारीख को बदल रहे हैं जो सीधे आपको प्रभावित करेंगे। जून का महीना खत्म होने वाला है। 4 दिन बाद जुलाई शुरू होगा। नए महीने के साथ कई नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर सर्विस चार्ज 1 जुलाई से बदल रहा है। एटीएम, चेकबुक, मनी ट्रांसफर और दूसरी सुविधाओं में नए चार्ज लगाए गए हैं। 1 महीने में सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही हो सकेंगे। इसका मतलब है कि बैंक से पैसे निकालने पर भी आपको फीस देनी पड़ेगी।
एक महीने में 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर 15 रुपए चार्ज और जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो चुका है और इसकी बैंकिंग डिटेल बदलने वाली है। सिंडिकेट बैंक का IFSC 1 जुलाई से डिसेबल कर दिया जाएगा। ग्राहकों को NEFT, RTGS, IMPS के जरिए फंड लेने के लिए नए कैनरा IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न न फाइल करने वालों पर आयकर विभाग काफी सख्त हो गया है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें, नहीं तो 1 जुलाई से 2 गुना TDS कटेगा। इसी वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इस महीने भी हर माह की तरह LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।